इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप फेल हों। आप ज़रूर अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने टारगेट से रिलेटेड एक प्लान बनाइए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पर डे का भी प्लान बनाना चाहिए। आपको न कि सिर्फ टोटल एक अपना टारगेट का, बल्कि उसे अलग अलग पार्ट्स में विभाजित करके और पर डे तक आपका प्लान। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि स्टडी को कैसे प्लान किया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर आपकी इसमें सहायता करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, आप जो भी फीडबैक है, आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो वो आप पूछिए हमसे, और टेलीग्राम आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जल्दी से प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन आंसर सेट इसके लेक्चर के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे, तो आप बने रहिए साथ में। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी का। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिए। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, वाई? तो उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग के बीच स्थित हैं, क्यों? आपको इसका उत्तर लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इस क्वेश्चन को, इस लेक्चर को देखने के बाद में आप लिखिएगा, ठीक है? और फिर इसे आप आस्क सीएसी, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जाकर सीएसी फाउंडर, उसमें मुझे भेजिए, ठीक है? चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर सिस्टम एंड परमानेंट विंड्स। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, वायु दाब और स्थायी पवनें। तो पहला जो है परमानेंट विंड प्रेशर सिस्टम, सॉरी। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 लार्ज प्रेशर बेल्ट्स। 4 जो प्रमुख दबाव पेटियां हैं उसमें पूरे पृथ्वी को विभाजित किया गया है। बट वास्तव में ये बेल्ट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो लगातार नहीं है, बल्कि वो कुछ पॉकेट्स हैं, वो कुछ स्थानीय खंड हैं, उच्च और निम्न दबाव के कुछ क्षेत्रों के, ठीक है? कंटिन्यूस नहीं। अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर आगे। और ये प्रेशर या ये दबाव, ये दाब किस वजह से क्रिएट हो सकता है, किस वजह से बनाया जा सकता है? ऊष्मीय यानी थर्मल रीजंस, या गतिशील यानी कि डायनेमिक रीजंस। अभी हम समझेंगे कि कैसे ये दो कारण दबाव या दाब को बनाने में या उसे बढ़ाने में या कम करने में किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है? अब थर्मल का जो है यानी ऊष्मीय, अगर हम कारण देखें तो हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, उच्च ताप पर निम्न दाब होगा। आप जानते ही हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ये क्षेत्र है पृथ्वी का, यहाँ पे जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ सूर्य की किरणों के कारण, तो क्या होगा? यहाँ की जो लोकल एयर है, एयर पॉकेट कहें आप या एयर मास कहें, जो लोकल जो भी वायु है वो गर्म होगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगी तो फैलेगी किस तरह से? पहले क्या होंगे, उसके कण ये सब बहुत पास में होंगे, ठीक है? जो भी एयर पार्टिकल्स बहुत पास में होंगे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनमें एनर्जी मिल जाएगी, तो ये दूर दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा? इसकी डेंसिटी कम होगी, यानी इसका घनत्व कम होगा। जैसे ही तो हल्की हो जाएगी, फैलेगी वो, और फैलेगी तो वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगी। जैसे हॉट एयर बलून में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हॉट एयर बलून जो होता है उसमें जब हवा फैलने लगती है, गर्म हवा, तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि वहाँ से जो भी हिस्से, जो एयर पॉकेट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से हवा हल्की होकर फैल कर ऊपर चले जाएगी, तो वहाँ पे कम हो जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है? आप ये जानते ही हैं कि क्यों ये सब कारण है। और ठंडी हवा की वजह से उच्च दबाव या हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये थर्मल रीजंस हो गए, दो, ठंडे और गर्म होने का। दूसरा क्या हुआ? डायनेमिक। अभी गतिशील कारण क्या हो सकते हैं कि जब एयर ऊपर जाती है कुछ और कारण से, जैसे अभी मैंने आपको टेम्परेचर तो बताया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और कारण होते हैं अगर, और एयर ऊपर चला जाए तो लो प्रेशर बनेगा, और एयर अगर नीचे आ जाए सतह पर तो हाई प्रेशर बनेगा, है ना? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब देख लेते हैं इस मैंने आपको 2 फिगर्स यहाँ पे बताए हैं, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी वाला।
तो दोनों में ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने आपको साथ में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4 प्रेशर बेल्ट, यानी 4 वायुदाब की पेटियां बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको ज़्यादा देखेंगे। बीच वाला है, फिर ऊपर 3 है और नीचे भी, नीचे और ऊपर दोनों साइड 3 है। तो इसीलिए, क्योंकि ये मिरर इमेज होती हैं, जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसीलिए सिर्फ हम किसी भी एक गोलार्ध का मान लीजिए आप, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर, उसमें 4 वायुदाब की पेटियां या प्रेशर बेल्ट हम कहते हैं। तो सबसे पहले बीच वाला एक बार देख लीजिए, सिर्फ अभी नाम देखिए, अभी डिटेल्स में हम आगे देखेंगे इसमें। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, नाम अच्छे से याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं अगर। भूमध्य रेखीय निम्न दाब, डोल्ड्रम भी जिसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बीच वाला, सिर्फ नाम देखना है अभी आपको, बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करना है क्यों है क्या है, ये एरोस क्यों है इस तरफ, कुछ भी नहीं समझना है अभी। दूसरा आप देखिए, ये 0 डिग्री पर हो गया, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। दूसरा आप देखिए सब ट्रॉपिकल हाई, ये है उपोष्ण उच्च दाब, हॉर्स अक्षांश भी इसे कहते हैं, ये है 30 डिग्री पे। फिर ऊपर आप देखिए तो ये लगभग 60 डिग्री के आसपास दिख रहा है, सब पोलर लो, यानी अधो ध्रुवीय निम्न दाब। और सबसे टॉप पर आपको क्या दिख रहा है, पोलर, यहां पे ये पोलर हाई, उच्च दाब का क्षेत्र है। 4 मिल गए आपको, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही सेम नीचे भी 4 होंगे, नीचे वाले गोलार्ध 1 2 3 एंड ये चौथा। तो एक बार नाम अच्छे से देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण उच्च दाब, हॉर्स अक्षांश जिसे कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी, सब पोलर लो यानी अधो ध्रुवीय निम्न दाब, एंड पोलर हाई, उच्च दाब का क्षेत्र। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 आपको याद रखने हैं कि लैटिट्यूड यानी उसका अक्षांश क्या है। अब हम डिटेल में आगे देखेंगे, बिल्कुल भी आपको अभी अगर डाउटफुल लग रहा है कुछ है तो आप जल्दी से इसे बना लीजिए, आप यहीं पे पॉज करके इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए और फिर आगे हम देखते हैं, एक एक को हम देखेंगे और इसके कारण भी समझेंगे क्या है। तो देखिए फिर से एक बार वही मैंने आपको फिगर बताया है। अब इसमें कुछ पवनें भी होती है जो हम आगे देखेंगे। स्थायी पवनें कौन सी होती है, परमानेंट विंड, जो इस लेक्चर में कवर करना है हमें, वो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें, ये स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बट कुछ पवन ऐसी भी होती है जो सिर्फ मौसमी होती है, वो स्पेशल मौसम में ही उनका क्रिएशन होता है या उत्पन्न होती है वो, जैसे भारत की मानसून पवनें। और कुछ होती है स्थानीय यानी लोकल विंड। स्थानीय पवन कैसी होती है, वो छोटे से क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल एवं समुद्री समीर, और लू भी आपने सुना होगा, वो भी कुछ होता है। तो ये जो आप एरोज देख रहे हैं ये इन पवन को दर्शा रहे हैं, है ना, यहाँ विंड्स फ्लो कर रहे हैं। अभी डिटेल में हम बाद में इन्हें देखेंगे, अभी बस इस फिगर को अच्छे से आप समझ लीजिए। चलिए, तो 4 बेल्ट की जो हम बात कर रहे थे, 4 बेल्ट, 4 पेटियाँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी भूमध्य रेखीय निम्न दाब। जब भी LP लिखा मैंने वहां पे लो प्रेशर आप समझिए, ELP, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो भूमध्य रेखा निम्न दाब, इसे डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। अब इस फिगर को आप अच्छे से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ने से काफ़ी गर्म क्षेत्र है, और गर्म क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। जैसे अभी आपको समझाया था मैंने, लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र, और ऊपर बनेंगे बादल। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे बादल क्रिएट होंगे और बादलों से वर्षा होगी, ये तो हम जानते ही हैं। अब ये क्षेत्र जो है वो कहलाता है डोल्डम का क्षेत्र। क्यों? डोल्ड्रम का मतलब हुआ कि वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी शांत क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ पवन नहीं रहेगा या ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा विंड का किसी भी तरह का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों तरफ से आके जो पवनें हैं वो आके यहाँ पे टकराती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। इस सेल का नाम दिया गया है हैडली सेल। तो इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखा की तरफ ये आएंगी पवन इस तरह से, एक बार यहाँ बनाता हूँ मैं, इस तरह से आएंगी आपस में और फिर ऐसे ऊपर उठ जाएंगी टकरा के। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल, इसके कारण लो प्रेशर क्रिएट होगा। फिर ये घूम के वापस ऐसे नीचे आएंगी और फिर इस तरफ आ जाएंगी, तो ऐसे एक सर्कल चलता रहेगा, इसीलिए इसे सेल का नाम दिया गया है
हैडली सेल, नाम आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हैडली सेल। ठीक है, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। आपको समझ में आया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हमने ये क्षेत्र भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम का क्षेत्र समझा कैसे हुआ। अब अगला देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, STHP शॉर्ट फॉर्म में, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, हॉर्स अक्षांश भी जिसे कहा गया है। तो अब इन सेल्स को आप और ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हेडली सेल यहाँ से हवा ऊपर गई, पवन ऊपर गई और यहाँ आकर ये नीचे 30 से 40 डिग्री के आसपास नीचे की तरफ डिसेंड होना शुरू हो गई, नीचे आने लगी है। वैसे इस तरफ मैं कोई भी एक गोलार्ध की बात करूँ, आप उसे मान के चलिए कि उत्तरी या दक्षिणी दोनों तरफ ही हो रहा है वो। तो जैसे यहाँ पे नीचे आई तो क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा। ये सतह की तरफ आ रही है ना इस तरह से, ऐसे आपको बताया ही था कि कुछ थर्मल रीजन्स होते हैं और कुछ गतिशील या डायनेमिक रीजन्स होते हैं। तो नीचे आने की वजह से वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी और वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब ऐसा होता क्यों है, आखिर ये विंड ऐसे नीचे क्यों आती है? तो देखिए, जैसे ही इक्वेटर से या भूमध्य रेखा पर ये उठी ऊपर पवन, तो जैसे ही एयर यहाँ पर गई और इस तरफ चलना शुरू हुई, किस तरफ, पोल की तरफ। लेकिन क्या होता है, मिड वे में यानी हाफ वो अपना ट्रैवल करती है रास्ता, उसी वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होकर, विक्षेपित होकर, कोरियोलिस बल की वजह से आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ और साउथ जो हेमिस्फेयर है उसमें ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है एयर। आना तो चाहिए उसे नीचे सीधा, लेकिन वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है साइड में। तो डिफ्लेक्ट होती है तो उसका पाथ लंबा हो जाता है। अब लंबा पाथ होने की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब ये होता किस अक्षांश पर है, 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 30 से 40 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही, उसमें ये होता है। तो जैसे नीचे आएगी तो अगेन सतह पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसीलिए इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। ये आपने समझ में आ गया कि ये इसके कारण क्या है, इसका गतिशील यानी डायनेमिक रीजंस के कारण ये उत्पन्न होता है। और इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर बनने की वजह से जो ऐसे कहानी है, माना जाता है कि पहले जो बोट्स आती थी बड़ी बड़ी ट्रेड के लिए, तो उसमें अरब से, अरबी क्षेत्र से घोड़े या यूरोपियंस भी अपने साथ घोड़े लेकर आते थे। और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया में जब वो आते थे, ये सब ट्रॉपिकल में उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में, तो वहाँ पर फिर उनके जो बोट्स हैं, जो शिप्स हैं, वो मूव होना बंद हो जाते थे। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें अपने शिप को हल्का करने के लिए अपने घोड़े फेंक देते थे वो। तो ये इस तरह के साउथ और नॉर्थ लैटिट्यूड में ऐसा होता था। ऐसी कहानी है कि इसीलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया। इसमें आपने सेल का नाम अगर नहीं नोट किया हो तो हैडली सेल के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो फेरल सेल है। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अब समझते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम इस क्षेत्र की बात करेंगे, सब पोलर या अधोध्रुवीय। तो यहां पोल से कुछ ठंडी हवा आई इस तरफ से ऐसे, और इधर से आपके सब पोलर जो एरिया, वहां से कुछ गर्म हवा आई। अब क्या होगा, ये ठंडी हवा और ये गर्म हवा टकराएगी और ऐसे ऊपर उठ जाएगी यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी होगा, इधर ऊपर उठेगी। अगर ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा, अगेन जैसे ही हवा राइज करती है, ऊपर जाती है, तो आपको पता है कि लो प्रेशर बनता है। ये आप जानते ही, अगर नीचे आती है तो हाई प्रेशर, ऊपर जाती है तो लो प्रेशर। तो यहाँ पे फेरल सेल काम करना लगता है। ठीक है, गर्म हवा जो होती है वो ध्रुव से आती हुई जो ठंडी हवा है उससे ऊपर उठ जाती है वो, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हुआ अपना सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या अधोध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र। कारण भी आपने समझ लिया, कहाँ पर होता है ये भी आपने समझ लिया, लगभग 60 डिग्री के आसपास ये देखा जाता है, 50 से 60 डिग्री के आसपास। और इस सेल का नाम क्या है, फेरल सेल। तो हवा इस तरह से आई, एयर राइजेस लाइक दिस एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आपको आ गया है। अब पोलर हाई क्या होता है, तो यहाँ से ये जो सब पोलर एरिया से एयर जाके फिर डिसेंड होना शुरू होगी, नीचे की तरफ आएगी, दोनों पोल्स पे, ऊपर और नीचे, साउथ या नॉर्थ दोनों ही ध्रुवों पर। अब अगेन ये नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर। क्लियर हो गया ना, धीरे धीरे हमने सारे प्रेशर बेल्ट अच्छे से कर ही लिए कि उच्च दाब का क्षेत्र क्यों होगा। चलिए ठीक है, तो 2 सेल आपको दिखाए मैंने, 3 सेल, एक हेडली सेल, एक फेरल सेल और एक है पोलर सेल। यहाँ पर अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पोलर सेल, 3 सेल हो गए आपके। ठीक है,
तो नाम आपको फिर से दिखाना चाहूँगा मैं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, हॉर्स अक्षांश 30 से 40 डिग्री के बीच में, फिर आपका 50 से 60 डिग्री के आसपास होता है अधोध्रुवीय निम्न दाब, और 90 डिग्री ऊपर और नीचे दोनों तरफ उच्च दाब का क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग विंड सिस्टम, यानी कुछ पवनें किस तरह से पूरी विश्व में चलती हैं, गतिशील होती हैं, चलायमान होती हैं। तो विंड्स जो होती हैं वो दो टाइप की हैं मेजर, एक है परमानेंट यानी स्थायी पवन, और दूसरी है वेरिएबल यानी परिवर्तनशील पवन। तो विंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट विंड एंड वेरिएबल विंड। अब इनके सब डिवीजन भी हैं जो हम बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ परमानेंट विंड इसे कवर कर रहे हैं। कुछ प्लानिटरी, कुछ ऐसी ग्रही पवनें हैं जिन्हें हमें देखना जरूरी है और जो बिल्कुल रिलेटेड है ये इक्वेटोरियल, सबपोलर, सब ट्रॉपिकल और पोलर, ये सभी बेल्ट से। तो प्लानिटरी विंड्स यानी ग्रही पवनें हम देख लेते हैं। विंड्स ब्लोइंग एट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द एरिया, सदाबहार पवनें होती है, आप जानते ही हैं, हमेशा चलती रहती हैं। ये कवर करती हैं लार्ज डिस्टेंस यानी लंबी दूरी तय करती हैं, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं यानी क्षैतिज गतिशील। प्रेशर बेल्ट सिस्टम प्रोवाइड देम द प्रेशर ग्रेडियंट, यानी दाब भिन्नता के कारण, जो चार आपको प्रेशर बेल्ट मैंने बताए, ये चार प्रेशर बेल्ट की दाब भिन्नता के कारण, कहीं हाई है, कहीं लो है, कहीं उच्च है, कहीं निम्न दाब का क्षेत्र है, उस कारण ये मूवमेंट या गतिशीलता पाती हैं। और कोरियलिस फोर्स या कोरियलिस बल इनके डायरेक्शन को, इनकी दिशा को क्या कर देता है, विक्षेपित कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। जाना तो चाहती है वो सीधे, लेकिन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्थ में, साउथ में क्या होता है, ऐसे जाना चाहती है इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। यही है। तो ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें सबसे पहले हम देखेंगे। व्यापारिक पवनें ये है बीच की, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, इधर आप देख सकते हैं। ये व्यापारिक पवनें इसलिए कहलाती क्योंकि पहले व्यापारिक जो रास्ते थे वो इन पवनों से ही डिफाइन होते थे। जो शिप्स थे, जो जिन्हें सेल बोट्स भी कहा जाता था, तो वो डिपेंड करते थे उस टाइम पे, जब कोई भी मोटराइज बोट्स या शिप्स नहीं होते थे, तो इन पवनों पर ही डिपेंड करते थे। वो विंड्स किस तरह फ्लो होती हैं उस पर डिपेंड करता था। इसीलिए इन्हें ट्रेड विंड्स यानी ट्रेडर्स के जो शिप्स इससे चलते थे तो ट्रेड विंड्स कहलाए, ये व्यापार के लिए। अब द विंड मूव टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर ITCZ, ये आपको बताया था मैंने, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो पवनें जो है ये भूमध्य रेखा यानी निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। ये कहाँ से बढ़ेंगे, अगर निम्न दाब की ओर बढ़ रही तो जरूर ये उच्च दाब से बढ़ रही होंगी, यानी हाई प्रेशर से आ रही होंगी। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसे कहते हैं, जहां पर विंड कन्वर्ज होती है, जहां पर ये पवन जो है वो आके टकराती है, उन्हें बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू कोरियलिस फोर्स, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट। तो ये कुछ इस तरह से चलेगी और इस तरह से चलेगी। जाना तो ये सीधा चाहती है लेकिन डिफ्लेक्ट होती है कोरियलिस बल के कारण। यही चीज आपको मैंने बताई थी। ये क्लियर है? इसे हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। अब देखिए ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड ट्रेड विंड्स, अब इनका क्या एक रिलेशन है ये देखते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और व्यापारिक पवनें। तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हैं वो फ्लो करती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, अभी अभी हमने देखा। अब इन्हें ट्रॉपिकल क्यों कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही हैं। और ईस्टर्लीज क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर कर रही है। दोनों आपको समझ में आ गया कि क्यों है कारण, और इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनकी लोकेशन क्या है। अब विंड बिकम्स ड्राई व्हेन दे रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जब महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, अब ये पूर्वी, अब जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप मैं आपको एक बनाता हूँ, ये है साउथ अमेरिका। अब अगर ये यहाँ से शुरू करते ईस्ट से, तो इस तरफ तो है पैसिफिक अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक महासागर है। तो इन पवनों में, इन विंड्स में काफ़ी सारी नमी या मॉइस्चर होगा। तो यहाँ पर तो बारिश होती रहेगी इस एरिया में। जैसे ये वेस्ट यानी पश्चिमी तट पर पहुंचेगी, इनकी सारी नमी खत्म हो चुकी होगी। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, जब नमी नहीं होगी तो वहां पे वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वहां पे धीरे धीरे करके पानी की कमी से रेगिस्तान बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान क्यों होते हैं या ट्रॉपिकल एरिया में क्यों होते हैं ये, क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज वर्क करती हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अब ट्रॉपिकल डेजर्ट और अब इसका दूसरा एक और कारण है, वो है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर जितने भी ये वेस्टर्न साइड्स, वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो तट है, वहाँ पर काफ़ी सारी ठंडी लहरें, ठंडी धाराएं हैं वो चल रही हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये कोल्ड करंट्स या ठंडी धाराएं ये कैसे डेसिकेटिंग इफेक्ट बनाती है। डेसिकेटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे नमी की कमी या सूखापन, अगर टेम्परेचर या ताप ज़्यादा होगा तो वातावरण में भी क्या होगा, नमी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होगा तो उससे मेघ या बादल बनेंगे, क्लाउड कवर होगा और फिर बारिश होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कम रहेगा कोल्ड करंट्स की वजह से, ठंडी धाराओं की वजह से, तो वहाँ पे बादलों का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। ये दूसरा कारण आपको समझना चाहिए। अब देखते हैं, तो हमने ये ईस्टर्लीज हो गए जिन्हें हमने ट्रेड विंड्स भी कहा था, दोनों साइड नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब वेस्टर्लीज देख लेते हैं। सनातन पछुआ पवन इसे कहते हैं। ये कहाँ से फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, आप जानते ही हैं। ये है सब ट्रॉपिकल हाई और ये सब पोलर लो, यानी उपोष्ण उच्च दाब और अधो ध्रुवीय निम्न दाब। तो ये इस तरह से फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, वेस्टर्लीज। और ये थोड़ा सा ऊपर है, 30 से 60 डिग्री के बीच में है, ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड है ना। चलिए, ये वेस्टर्लीज यहाँ पे आप देखेंगे जब कि सदर्न हेमिस्फीयर पे यानी दक्षिणी गोलार्ध पे अगर नज़र मारें तो यहाँ पर जो भूस्थल है, जो भूखंड है, वो काफ़ी कम है रिलेटिव टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध से। तो क्या होगा, जब ये वेस्टर्लीज यहाँ पे फ्लो करेंगी तो इन्हें काफ़ी खाली एरिया मिलेगा, कुछ बीच में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत तेज़ी से फ्लो करने लग जाएंगी ये खुले समुद्र में। और इसीलिए इनका नाम दिया गया है, जो 40 डिग्री पे जो फ्लो करेंगी जो विंड, यानी 40 डिग्री अक्षांश या लैटिट्यूड पे, उसे कहते हैं रोरिंग 40s। जो 50 डिग्री पे फ्लो करती, काफ़ी तेज़ होती हैं ये सब हवाएं, तो उन्हें बोलते हैं फ्यूरियस 50s। वैसे ही श्रीकिंग 60s एंड स्क्रीमिंग 70s। तो 40 से 70 डिग्री के बीच में आप देखेंगे बहुत तेज़ होने की वजह से शिप्स, जो ट्रेडर्स थे या एक्सप्लोरर जिन्हें आप कहते हैं, तो उन लोगों ने ऐसे नाम दिए। अब आपको मुझे बताना है इनके हिंदी नाम, कुछ गरजती, चीखती, इस तरह से नाम है ना, आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आपको इसके कारण तो समझ में आ ही गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए। चलिए, फिर ऊपर कौन सा आया, इसके बाद में आया पोलर ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्ली नाम से आप फिर समझ जाएंगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़रूर बहती होगी, ईस्ट से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। पोल से सब पोलर लो प्रेशर। अब पोल यानी जो ध्रुव है, वहाँ पे हम जानते हैं कि वहाँ पर हाई प्रेशर है या उच्च दाब है। तो उच्च दाब से कहाँ होगा, वो निम्न दाब की तरफ बहना शुरू होंगी, यानी सब पोलर लो, अधो ध्रुवीय निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ। ये तो क्लियर ही है। अब देखते हैं थोड़ा सा अपरेंट मूवमेंट यानी प्रत्यक्ष संचलन जो होता है सूर्य का, वो क्या होता है। ये सब चीज़ें इससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब समर, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो जब पृथ्वी इस तरह से झुकी होती है सूर्य की तरफ, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है समर या ग्रीष्म ऋतु। और अगर दूसरी तरफ झुकी होती है जब, तो होता है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होगी, तो हमारे यहाँ क्या होगा, विंटर या शीत ऋतु। अब जब ये देखिए समर में वो अपरेंट मूवमेंट आपने समझ ही लिया कि कैसे सूर्य ऊपर की तरफ जब होगा, तो ये जो ITCZ है ये काफ़ी ऊपर रहेगा, यहाँ पर आकर ये सारी निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। लेकिन विंटर्स में ये नीचे मूव हो जाता है इस तरह से। समझ में आया आपको? समर में क्योंकि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा ये ITCZ यानी निम्न दाब का जो क्षेत्र होगा, और विंटर्स में नीचे आ जाएगा वो। ये बिल्कुल बीच में इक्वेटर पर नहीं रहता है। आपको इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, फिट कर लेना है दिमाग में। जो पहले आपको मैंने जो चित्र बताए थे, जो फिगर्स बताए थे, वो थे ये राउंड वाले, इक्वेटर, सब पोलर और सब ट्रॉपिकल, ये सब बताए थे। तो इसमें स्ट्रेट बेल्ट्स बताए थे, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होता है। वो समझने के लिए हमने उसे सीधा सीधा करके देखा था। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि दाब क्षेत्र किस तरह से, निम्न दाब का क्षेत्र भी अलग अलग मूव होता है अपने मौसम के हिसाब से। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा,
परमानेंट विंड यानी प्लानिटरी जो भी विंड्स थी, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ये सब देखी हमने, जिन्हें व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। और हॉर्स लैटीट्यूड क्या होता है ये भी समझा हमने। अब आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक तीव्र और लगातार हैं, ऐसा क्यों है? तो दो कारण इसके दिए हैं। सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड जो है वो कम है। दूसरा है कोरियोलिस फोर्सेस हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ 5 सेकेंड, आप इसका उत्तर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी हमने आपने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं, तो देखते हैं इसका आंसर 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। यानी जो लैंड मास कम होने या भूखंड कम होने की वजह से ये काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, ना कि कोरियोलिस बल एक जैसा एक समान होता है। और ये प्रश्न जो आपको लिख कर देना है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। आपको इसे शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। मेजर हॉट डेजर्ट यानी जो प्रमुख गर्म रेगिस्तान है वो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में और वेस्टर्न साइड में यानी उत्तर अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग के स्थित है। ऐसा क्यों है, इसका कारण आपको बताना है। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हमने इसके समझ ही लिया है कि इसके कारण क्या है। अब आप इसे लिखकर आस्क CAC जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको किसे देखना है, CAC को-फाउंडर, और उस लिंक पर आप हमें भेजिए और आपको जो भी फीडबैक होगा वो हम देखेंगे। जो भी अच्छे आंसर्स आएंगे उन्हें हम शेयर करेंगे ताकि आप सभी को पता पड़े कि अच्छे स्टैंडर्ड आंसर्स कैसे लिखना है। ठीक है, आई विल बी लुकिंग फॉर दीज आंसर्स और थैंक यू सो मच। आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। भाई तो आपकी पेटियाँ 4 पेटियाँ हमने पढ़ी थी। परमानेंट विंड्स कुछ पढ़े थे हमने, किस तरह से चलते हैं ग्रहीय यानी प्लानिटरी विंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर इस लेक्चर को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, PDF कॉपीज़ और क्विजेज़ वहाँ पर चलती रहती हैं। तो आपको प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो भी आपका टारगेट हो, उसमें ज़रूर हेल्प होगी। सब्सक्राइब करके चैनल को प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। सी यू नेक्स्ट टाइम।